हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल ब्रेन फूड में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एजुकेशन की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी। उसमें हमने जो यूनिट फर्स्ट था आपका कम्युनिकेशन मीडिया एंड एजुकेशन, उसके अंदर हमने चैप्टर जो फर्स्ट था उसके अंदर हमने मौखिक, गैर मौखिक, लिखित, औपचारिक इन सब के बारे में डिस्कस किया था। वैसे ही हमने चैप्टर 2 जिसमें हमने प्रदर्शन कला और दृश्य कला के माध्यमों से शैक्षिक संचार के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने जो चैप्टर थर्ड एंड जो फोर्थ है, इसमें हमने जो चैप्टर थर्ड है यूनिट फर्स्ट का मास मीडिया एंड एजुकेशन, इट मीन्स हमने जो प्रिंट मीडिया था, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, प्रिंट मीडिया में आपका न्यूज़पेपर आ गए, बुक्स आ गई, मैगजीन्स हो गई, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम इस वीडियो में जो चैप्टर आपका फोर्थ है मास मीडिया इन एजुकेशन बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड डिजिटल मीडिया, इसमें क्या था आपका प्रिंट मीडिया, इसमें है आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया। इस चीज़ की हम बात करेंगे कि जो शिक्षा में मतलब जो शिक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया और डिजिटल मीडिया के अंदर जो जनसंचार के जो माध्यम आते हैं उनका किस टाइप से यूज़ किया जाता है। और फिर आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो किसके ऊपर होगी, चैप्टर जो फिफ्थ है आपका शैक्षिक गतिविधियों के लिए डिजिटल मीडिया के प्रकार और उसके उपयोग। अब आइए हम जो चैप्टर आपका जो फोर्थ है मास मीडिया एंड एजुकेशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मास मीडिया है क्या। मास मीडिया को जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जनसंचार संचार होता है एक जो छोटे लेवल पे होता है, जिसमें हमने 2-3 व्यक्तियों से क्या कर लिया, अपने भावों को व्यक्त कर लिया, उसके साथ हमने एक तरीके से अपनी बातों को कह दिया, संप्रेषण कर लिया, उससे अपनी बातों को साझा कर लिया। परंतु जो जनसंचार होता है वो क्या होता है, एक मास लेवल पे, मीन्स जो बड़े लेवल पे, एक वास्ट लेवल पे, एक बिग लेवल पे जो कम्युनिकेशन होती है उसी को हमने क्या कहा है, मास मीडिया क्या है कहा है। अब हम देखते हैं जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया मीडिया का ऐसा रूप होता है ना जो वितरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करता है। मतलब डिजिटल मीडिया इंक्लूड इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसका मतलब डिजिटल मीडिया किस टाइप से यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं मतलब इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, उनका यूज़ करके ही किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग किया जाता है। मीडिया के इस रूप को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यमों से बनाया जाता है और देखा, संशोधित और वितरित किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता चल गया कि मैंने आपको बता दिया कि जो डिजिटल मीडिया है वो किस टाइप से यूज होता है, वो कैसा मीडिया का रूप है, वो एक जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गए किसी भी चीज़ का, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो गई, उसका यूज़ करके डिजिटल मीडिया, जैसे फ़ोन ही हो गया या समथिंग कुछ भी, उसके अंदर जो ऐप्स होती है वो क्या होती है, आपकी डिजिटल मीडिया का ही तो रूप है। आपने कोई सी भी ऐप यूज़ कर रहे हो वो भी एक क्या है, डिजिटल मीडिया। इंटरनेट है वो भी आपका क्या है, डिजिटल मीडिया है। तो यही चीज़ें हैं कि जो डिजिटल मीडिया ऐसी मीडिया होती है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपकरणों का यूज़ करके ही किया जाता है उस चीज़ का यूज़। और जो डिजिटल मीडिया है आमतौर पर सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम्स जैसे हो गई, आपकी जितनी भी ऐप्स होती है, चाहे वो वीडियो गेम्स हो या चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई सा भी वेबसाइट हो, कोई भी सोशल मीडिया वो हो, ये सब क्या है, ऑनलाइन विज्ञापन का उपयोग किया जाता है। भले ही डिजिटल मीडिया हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, फिर भी व्यवसाय के मालिक अपने पेपर विज्ञापन को इंटरनेट मार्केटिंग, जैसे कि मैं आपको इस लाइन का मतलब बताती हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या है कि जो व्यवसाय के जो मालिक होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो एडवर्टीज़मेंट की जाती है, अगर कोई किसी की शॉप खुलती है तो शॉप खुलते या कोई ट्यूशन क्लासेस ही खोलते, तो आपने देखा होगा अधिकतर उन चीज़ों को जो एडवर्टीज़मेंट की जाती है, जो विज्ञापन किया जाता है, वो किस रूप में किया जाता है, प्रिंट मीडिया के तौर पे। क्योंकि शुरू से क्या होता है, जो पेपर पे जो छपाई की जाती है उसका यूज़ कर कर ही अपनी जो विज्ञापन और व्यवसाय के जो मालिक होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो भी प्रोडक्ट होता है, चाहे वो अपनी ट्यूशन क्लासेस की एडवर्टीज़मेंट ही क्यों ना देनी हो, इन सब की क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो मतलब यही चीज़ कहा गया कि पेपर विज्ञापन को इंटरनेट मार्केटिंग सेवाओं के साथ बदलने में असहज महसूस करते हैं। कि जो आजकल इंटरनेट पे भी आपने देख रखा है कि आजकल शादी के कार्डों को भी क्या कर दिया जा रहा है, व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं। तो इसी टाइप से इसने कहा है कि जो जो होते हैं ना व्यवसाय के जो मालिक होते हैं, वो ना इस चीज़ को मतलब असहज महसूस करते हैं इंटरनेट मार्केटिंग करने के लिए। कई डिजिटल मीडिया मिलके क्या बनाते हैं, कई डिजिटल मीडियम, मतलब जो मीडियम होते हैं, जो माध्यम होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उन्हीं को मिलाकर क्या बनता है, डिजिटल मीडिया बनाया जाता है। तो यही चीज़ बताई गई है। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो क्या है।
हाँ, पहले मैं आपको एक बात ही बता देती हूँ कि जो ये लेक्चर होगा ना, आपका हो सकता है कि ये लेक्चर थोड़ा-सा वास्ट हो जाए, परंतु फिर भी आप इसे स्किप मत करना। एक भी चीज़ जो मैंने इस पॉइंट में बताया है, ये बहुत इम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यूनिट है, ये इसमें जो प्रिंट मीडिया है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, इन सब से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसलिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और इसको अच्छे से एक बार समझने की कोशिश करें। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से एक बार समझ लिया, तो इसको फिर इसके ऊपर आपसे कोई भी पेपर में क्वेश्चन बन के आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको सॉल्व करने में। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो है क्या। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अर्थ विद्युत माध्यम या विद्युत संचार माध्यम होता है। किड में जिसके अंदर क्या किया जाता है, विद्युत माध्यम का उपयोग किया जाता है। कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का यूज़ करके, जैसे अब मान लो टीवी है, टीवी भी तो क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ही है, वो विद्युत माध्यम ही है, जिसमें विद्युत का यूज़ करके क्या क्या किया जा रहा है, आपका संचार किया जा रहा है। संचार का मतलब आपको पता ही होगा, अगर आपने यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड आपने देखी होगी, तो उसमें मैंने आपको संचार का बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो आप एक बार उसको जाकर पहले देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना, क्योंकि संचार जब तक आपको मतलब ही नहीं पता चलेगा, तो आप उसके अंदर उसके आगे आपको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से जो जनसंचार होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इन माध्यम के द्वारा हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, या यह अवसर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही हमें प्रदान होता है। आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसी में हमें क्या होता है, दोनों चीज़ों की जो फैसिलिटीज़ होती है वो प्रोवाइड होती है। एक तो विजुअल मतलब देखने की भी आपको होती है, और सुनने की मतलब हियरिंग करने की आपको क्या होती है, सुनने की भी ये चीज़ आपको प्रदान की जाती है। एक अवसर मतलब इसके अंदर आपको मिलता है। परंतु जो प्रिंट मीडिया होता है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि प्रिंट मीडिया के अंदर ओनली क्या होता है, आप उसे देखकर और फिर समझ सकते हैं। प्रिंट मीडिया के अंदर आप उसको ओनली देख सकते हैं, और तभी मतलब उसके बाद में आपको क्या किया जाता है, वो मतलब आपको संचार होता है आपसे। परंतु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर एक ऐसी मतलब वो दे रखी है कि इसके अंदर आप इस माध्यम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये अवसर हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ ओनली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमें प्रदान होता है। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से व्यक्ति को देश विदेश की खबरों के अलावा अन्य जानकारी भी मिलती है। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख माध्यम एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जनसंचार के बहुत सारे माध्यम होते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या डिजिटल मीडिया हो, या सोशल मीडिया, या कुछ भी, मतलब ये क्या होते हैं, ये जनसंचार के ही माध्यम होते हैं। तो इसी में ही जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये भी बहुत प्रमुख माध्यम है। अब देखते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया संचार क्या है। ये अब मैं आपको बता दूं कि जो ये है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये जो डिजिटल मीडिया, ये एक ही शब्द है, परंतु जो मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, ये पुराना शब्द हो चुका है, अभी पक्ष से बाहर हो गया है। यहाँ मुख्य शब्द जो होता है वो क्या है, संचार है। यहाँ पर मेन आपको फोकस किस वर्ड पे मतलब एक तरीके से है, इसमें क्या मेन वर्ड है, संचार है। कोई भी बुद्धिमानी जो किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गुजरती है, वह इलेक्ट्रॉनिक संचार होती है। और इलेक्ट्रॉनिक का आमतौर पर अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ में सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, जिसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसे बैटरी या बिजली की ज़रूरत होती है। जैसा कि आपको पता ही चल गया इसके नाम से कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ करके इसमें क्या किया जा रहा है, माध्यम मतलब जनसंचार किया जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक माउस रिपेलर या इलेक्ट्रॉनिक मोटरोनॉन की तरह एक रेडियो इलेक्ट्रॉनिक है, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक जो पियानो होते हैं, जो आपने देखा होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक पियानो होते हैं, वो भी तो एक तरीके से क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ही माध्यम है। तो और इसमें अब डिजिटल शक्ति से बोलने का मतलब है कुछ ऐसा जो डिजिटल थर्मामीटर की तरह संख्याओं का उपयोग करता है। ऐसी डिजिटल आपने देखा होगा कि जो डिजिटल चीज़ें होती हैं उसमें क्या होता है, जो नंबर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे डिजिटल थर्मामीटर आपने देखा होगा कि उसके अंदर क्या होता है, पहले के टाइम पे कैसा थर्मामीटर होता था, आपने देखा था कि उसमें एक तरीके से वो जो पारा होता था, जो मरकरी होता था, वो ऊपर उसका लेवल जाता था, तो इस तरीके से साइन बने रहते हैं। परंतु जो आजकल के जो थर्मामीटर चल रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, वो डिजिटल थर्मामीटर हो रहे हैं। तो उसी टाइप से ऐसी डिजिटल घड़ी होना, या कुछ मतलब आपने घड़ियों को भी देखा होगा जिसपे क्या होता है, जो नंबर होते हैं, जो संख्याएं हैं, उनका उपयोग किया जाता है। जो यांत्रिक है परंतु क्या नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। वो यांत्रिक कहे जा सकते हैं परंतु इलेक्ट्रॉनिक नहीं कहा जा सकते, क्योंकि उसके अंदर जो है विद्युत का यूज़ नहीं होता है।
तो ऐसे ही तो डिजिटल संचार एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संचार ही है। रेडियो और टीवी प्रसारण अक्सर डिजिटल नहीं होते। अगर आपको इन वर्ड में कंफ्यूजन हो रही होगी तो आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा कि जो डिजिटल संचार है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संचार ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक संचार का यूज़ करके क्या किया जाता है, जो डिजिटल जनसंचार किया जा सकता है। तो रेडियो और टीवी प्रसारण अक्सर डिजिटल नहीं होते हैं, हालांकि यह तेजी से बदल रहा है, परंतु जो रेडियो पर एफएम डायल आपको बताते हैं कि वह निश्चित रूप से डिजिटल नहीं है। आपने लेकिन जो लगभग सभी डाटा जो आज एक डिवाइस के अंदर यात्रा करते हैं, जैसे आपका आईफोन, मोडेम, राउटर, ब्लूटूथ, ईयरपीस, सैटेलाइट डिश या कंप्यूटर की सोनर प्लेयर, डिजिटल होने की बहुत संभावनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं, जैसे आपका फ़ोन चार्जर है उसके अंदर आपकी कई फैसिलिटीज़ होती है, परंतु भी कि ये इसे संचार के रूप में क्या नहीं किया जा सकता, वर्गीकृत नहीं किया जाता, क्योंकि इससे क्या नहीं होता, संचार नहीं होता। परंतु जो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो होते हैं, परंतु फिर भी इससे क्या नहीं हो सकता, संचार नहीं हो सकता, इसको संचार के उसमें वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। यह एक ही बात है, बस दो अलग अलग शब्द, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक और जो डिजिटल है वो एक ही बात है, परंतु क्या है, ये बस एक अलग अलग क्या है, ये वर्ड्स है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शब्द पुराना हो चुका है, अभी पक्ष से बाहर हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको ये पहले भी बताया था। हालांकि मीडिया, डिजिटल मीडिया दो अलग अलग चीज़ों को संदर्भित करता है। इसका मतलब उन मीडिया आउटलेट्स जैसे रेडियो, टेलीविज़न, पत्रिका से हो सकता है जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं, मतलब जो ऑनलाइन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, इसका मतलब वो भी हो सकता है कि हाँ, इसको भी क्या किस में ले सकते हैं, हम डिजिटल मीडिया के तौर पर ले सकते हैं। अब हम देखते हैं जितने भी जनसंचार के जो माध्यम थे, मैंने आपको इससे जो प्रीवियस वीडियो थे उसमें मैंने आपको किस में क्या करवाया था, जनसंचार के जो माध्यम थे उसमें मैंने आपको ओनली किस में करवाया था, प्रिंट मीडिया के उसमें करवाया था कि हाँ, प्रिंट मीडिया के जो माध्यम है उनके बारे में, जिसमें मैंने आपको किस किस के बारे में कराया था, एक बार आपको मैं वापस से रिवाइज करा देती हूँ। उसमें मैंने आपको बुक्स के बारे में बताया था कि बुक्स का क्या रोल है एजुकेशन के अंदर। फिर मैंने आपको मैगजीन्स का भी बताया था कि मैगजीन्स का क्या रोल है। फिर मैंने ऐसे आपको किसका, और फिर मैंने आपको न्यूज़पेपर का भी बताया था कि न्यूज़पेपर का भी क्या शिक्षा में रोल है, एजुकेशन में इसका क्या रोल है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। अब वैसे ही इस वीडियो में जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक जो जनसंचार के जो माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक जो जनसंचार के हमारे माध्यम है, हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा आएगा रेडियो आएगा। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। रेडियो, फिर उसमें टीवी आता है आपका, फिर फिल्म्स हो गई या फिर इंटरनेट, ये सब क्या है, आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि शिक्षा में रेडियो का क्या महत्व है। जो शिक्षण कार्य के लिए रेडियो एक ऐसी जैसी श्रवण सामग्री का बहुत महत्व होता है। जो ये कैसी ये सामग्री, एक तरीके से वो है, ये श्रवण है, इसमें क्या ओनली हम सुनकर ही अपनी शिक्षा को मतलब ग्रहण कर सकते हैं। विशेषकर जो पत्राचार कार्यक्रम के लिए जो रेडियो क्या हुआ था, वरदान साबित हुआ है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो रेडियो का आम आदमी के जीवन में बहुत गहरा संबंध स्थापित हो चुका है। पहले के टाइम पे तो आप जानते हैं कि रेडियो का कितना ज़्यादा महत्व था, चाहे वो आपको न्यूज़ लेने से मतलब हो या कुछ भी, आपको देश विदेश की जानकारी लेने का हो या कोई भी न्यूज़ से रिलेटेड कुछ भी आपको जानने की इच्छा हो, तो आपको वो किससे प्राप्त होती थी, रेडियो से, क्योंकि जो रेडियो ही था वो ही एक ऐसा सरल माध्यम था जिससे आप तुरंत घर बैठे ही सूचना प्राप्त कर सकते थे। परंतु जो प्रिंट मीडिया में जैसे न्यूज़पेपर होता था उसको तो कितना टाइम लगता था आपके घर तक आने में भी, और उसके आखिर में 24 घंटे का भी टाइम होता था कि हाँ, एक दिन पहले उसका क्या होता था, प्रकाशन, एक दिन बाद ही उसका 24 घंटे के बाद ही क्या होता था, उसका प्रकाशन होता, छपाई होती थी, उसके बाद आपके तक वो पहुंच पाता था। परंतु जो रेडियो है वो क्या होता है, वो देखी देखी जो जानी पहचानी जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो उसी टाइम पे आपको बोलकर आपको बता दी जाती हैं। तो यही चीज़ है इसमें कि रेडियो का आम आदमी के जीवन में क्या हो गया था, बहुत गहरा संबंध स्थापित हो गया था। रेडियो के कारण हर क्षेत्र में क्रांति आई थी। इसी के कारण शिक्षा का क्षेत्र भी रेडियो के प्रभाव में आकर क्रांति लाया था। मतलब इसी के कारण, उसके कारण क्या होता है, बहुत से क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्र हो गया, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो गया, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो गया, इन सब में रेडियो के कारण क्या हुआ है, क्रांति आई है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी इसने बहुत बड़ा योगदान दिया रेडियो ने। रेडियो का जो आविष्कार था वो 1885 में हुआ था। धीरे धीरे उसका इतना विकास हो चुका कि जीवन का कोई भी पग इससे क्या नहीं रह सका था, अछूता नहीं रह, ऐसा कोई
इंसान नहीं था जो इससे मतलब एक तरीके से दूर हो। और रेडियो छात्रों को नवीनतम सूचनाएं देता। और ऐसे ही रेडियो पर ना शिक्षाविद्वानों तथा अन्य लोगों के क्या किए जाते थे, जो भाषण होते थे उनके क्या किए जाते थे, प्रसारित किए जाते थे, टेलीकास्ट किए जाते थे, जिसका लाभ क्या होता था, सभी लोग उठाते थे। और इसका प्रसारण समाज के उस वक्त तक भी हो जाता था जो शिक्षित नहीं होता था। आप जानते हैं कि इसके अंदर जैसे न्यूज़पेपर होते हैं, उसके अंदर तो ओनली जो शिक्षा जो शिक्षित जो लोग होते हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है जो न्यूज़पेपर होता है, परंतु जो रेडियो होता था वो विदाउट जो शिक्षित बिना लोग भी होते थे उन तक भी एक तरीके से ये बहुत सरल रूप से आसानी से पहुंच पाता था, और उनको भी ये इन चीज़ का मतलब जो इनका क्या किया जा सकता था, संचार किया जा सकता था। इसे जनसंचार का क्या कहा जाता था, जो रेडियो को जनसंचार का दृश्य रहित, नेत्र रहित व नेत्र रहित अंधा माध्यम के नाम से जाना जाता था। क्योंकि आपको पता चल गया कि जो रेडियो है उसको हम देखकर और बिना बिना पढ़े जो व्यक्ति होते थे, जो अनपढ़ व्यक्ति भी होते थे, क्या कर पाते थे, इस जनसंचार के माध्यम का यूज़ आसानी से कर पाते थे। इस कारण से इसे क्या कहा गया था, दृश्य रहित और नेत्र रहित माध्यम भी कहा जाता था। अब रेडियो द्वारा शिक्षण के क्या लाभ हैं, अब इसके रेडियो के द्वारा जो शिक्षण किया जाता था उसके क्या क्या लाभ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपने ये तो देख लिया कि रेडियो का शिक्षा में कितना महत्व रहा है, कि उसने कितनी सारी क्रांति लाया है, सामाजिक हो गया चाहे आर्थिक क्षेत्र हो गया, किसी भी क्षेत्र में रेडियो के द्वारा क्रांति भी आई है। रेडियो से जो रेडियो किसके लिए भी हेल्पफुल है, वो अनपढ़ जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी रेडियो बहुत हेल्पफुल है। और ये कितने भी जो कोने से कोने तक जो लोग होते थे उन तक भी आसानी से पहुंच पाता था। अब हम देखते हैं कि रेडियो द्वारा शिक्षण के क्या लाभ हैं। कि रेडियो समूह शिक्षा पद्धति के लिए उपयोगी उपकरण है। कि ये कैसा मतलब किसके लिए कैसे उपयोगी है, जो ये समूह में जो एक बड़े लेवल पे जो शिक्षा ग्रहण की जाती है उसके लिए भी क्या है, ये एक यूज़फुल उपकरण है। सभी छात्र निर्दिष्ट स्थान है समय पर विषय अंतर्गत कार्यक्रम को शांतिपूर्ण सुन लेते हैं। कि जो भी उनका टाइम होता है, जिस टाइम पे वो न्यूज़ टेलीकास्ट की जाती है, प्रसारित की जाती है, उस टाइम पे क्या होते थे, जो छात्र होते थे इस जो उपकरण होता था उसका यूज़ कर जो उनके विषय के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम होते थे उनको क्या करते थे, सुन लेते थे, उसको समझ लेते थे। अब फिर ऐसे जो एक कक्षा में आकाशवाणी के माध्यम, और पहले मैं आपको बता देती हूँ जो रेडियो है उसे क्या कहा जाता है, आकाशवाणी भी कहा जाता था। उसे क्या कहते हैं, हम आकाशवाणी भी कहते हैं। तो आप इस वर्ड में भी कंफ्यूज मत होना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेडियो को नेत्र रहित और दृष्टि रहित अंधा माध्यम भी कहा जाता था, वैसे ही जो रेडियो था उसे हम आकाशवाणी कहते थे। क्यों कहा जाता था इसे आकाशवाणी, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर वाणी का यूज़ करके क्या की जाती है, आपको न्यूज़ दी जाती है, और जो आकाश के तरंगों के यूज़ करके ये आपको सूचनाएं क्या होती है, प्राप्त होती है। तो एक कक्ष में आकाशवाणी के माध्यम से किसी शिक्षा शास्त्री और विद्वान या विज्ञान और नेता के विचार लाए जा सकते थे और ज्ञानवर्धन में योग दिया जा सकता था। इससे क्या होता था, जितने भी मतलब मान लो कोई भी विद्यार्थी हो गया, उसको विद्वान जो बड़े बड़े विद्वान होते थे, नेता और लोग होते थे, इनके विचारों को भी उनको जो छात्र होते थे उनकी मतलब एक तरीके से बुद्धि में क्या किया जाता था, उनके विचारों को भी समावेश किया जाता था, उनके विचारों में भी एक तरीके से नवीनतम किया जाता था, कि जिससे कि क्या कर सके, जो शिक्षार्थी होते हैं, जो लोग बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके क्या हो सके, जो विचार हैं वो और ज़्यादा हो सके, बढ़ सकें। तो ऐसे ही तो इस चीज़ का भी रेडियो के लिए बहुत मतलब यूज़फुल हुआ रेडियो, की वो आसानी से जो नेताओं के विचार होते थे उनको भी वो क्या कर सकते थे, प्राप्त कर सकते थे। रेडियो द्वारा क्या होता था, संपूर्ण विश्व के लोगों में विचार विनिमय करने का भी सर्वोत्तम साधन था। कि जितने भी जो लोग होते थे, जितने भी विश्व में जितने भी लोग होते थे, उनके क्या हो सकते थे, विचार विनिमय होता था। मतलब विचार विनिमय का मतलब विचार जो होते थे उनके आदान प्रदान किया जा सकता है, ये उसका सर्वोत्तम साधन था। जितने भी अपने विचारों को अगर प्रकट करना है तो वो इस माध्यम के थ्रू आसानी से कर पाते थे। किसी भी विश्वव्यापी अथवा राष्ट्रव्यापी समस्या पर रेडियो के माध्यम द्वारा क्या किया जा सकता था, विचार जाने सकता था तथा अपने मार्ग प्रशस्त किया जा सकता था। मतलब जितने भी विश्व स्तर पर अगर कोई भी समस्या उत्पन्न होती थी तो इस रेडियो के माध्यम से क्या किया जा सकता था, अपने विचारों को प्रकट किया जा सकता था। तो ये भी एक तरीके से यूज़फुल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। तो रेडियो द्वारा किसी भी समाचार को शीघ्रतापूर्ण सुना जा सकता था और उस समाचार के अनुकूल अपने में ढाला जा सकता था। इट मीन जैसे कि आपने अगर कुछ भी अपने से रिलेटेड कुछ भी सुना तो उसी टाइम आप उसको क्या कर सकते हैं, मान लो अगर आपके पेपर की इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है रेडियो में, आपको पता चलता है कि हाँ आपकी डेट शीट आ गई है,
तो आप उसी टाइम पे एक्शन ले सकते हैं अपने पेपर से रिलेटेड, कुछ भी रिगार्डिंग, कुछ भी आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी समथिंग करना हो, तो उससे रिलेटेड आप कुछ भी उसी टाइम पे क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। तो यही चीज़ होता था कि रेडियो द्वारा किसी भी समाचार को शीघ्रतापूर्ण सुना जा सकता था और उस समाचार के अनुकूल क्या किया जा सकता था, अपने आप को ढाला जा सकता था। तो ये भी जो शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो ने योगदान दिया है। तो अब ऐसी है कि श्रोता रेडियो के माध्यम से सुनी घटना को अपने जीवन से संबंधित करने में सफल होता था, कि जो सुनने वाले जो श्रोता लोग होते थे वो रेडियो के माध्यम से क्या करते थे, अपने जीवन से संबंधित, मतलब उस सुनी घटना को अपने जीवन से संबंधित करने में क्या होते थे, सफल होते थे। रेडियो श्रोताओं में संवेग उत्पन्न करने का अच्छा साधन था, कि जो रेडियो होता था वो उनके अंदर क्या करता था, एक तरीके से संवेग उत्पन्न करता था। और यदि आकाशवाणी का उपयोग शैक्षिक दृष्टिकोण से किया जाए तो छात्रों को निसंदेह मनोवांछित भाव उत्पन्न किए जा सकते थे और उनके व्यवहारों को भी सुधारा जा सकता था। कि अगर आकाशवाणी का यूज़ किसके लिए किया जाए, अगर शैक्षिक दृष्टिकोण से किया जाता था आकाशवाणी का यूज़, तो जो छात्र लोग होते थे वो बिना डाउटफुल, मतलब एक तरीके से अपने भाव को क्या कर सकते थे, उत्पन्न कर सकते थे। तो ये भी क्या था कि रेडियो किस लिए यूज़फुल रहा है, जो शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो का ये भी एक तरीके से लाभ रहा है शिक्षण के क्षेत्र में। ऐसे ही जो रेडियो था वो गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार, एक तरीके से जो शैक्षिक गुणवत्ता थी उसमें सुधार। अब मान लो अगर रेडियो पे आपने देख रखे होंगे कितने सारे चैप्टर्स होते हैं आपके, आप अगर बुक में से उस चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो उसके कंपैरिजन अगर आपने उस चैप्टर की अगर थ्योरी सुन ली तो आपके लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ना, कंपेरिजन टू अगर आपने उसको पढ़ा। तो वही चीज़ है कि शैक्षिक गुणवत्ता और प्रासंगिकता में भी सुधार करता था। जो रेडियो के द्वारा अगर आप सुन लेते थे उस चैप्टर के समरी या समथिंग कुछ भी, तो आपको वो चैप्टर अच्छे से ज़्यादा से क्लियर हो जाता था। तो वैसे ही है कि जो शैक्षिक गुणवत्ता में भी क्या करता है, रेडियो सुधार करता है। अब ये एक पॉइंट, 8वां पॉइंट ये है कि जो शिक्षा की लागत कम आती है। एक तो जो रेडियो है सबसे सस्ता माध्यम है। अगर मान लो आपको ट्यूशन क्लासेस नहीं है आपके पास, और आपके पास कोई स्कूल जाने का भी कोई साधन नहीं है और आपको घर पे स्टडी करनी है, जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था, तो क्या कर सकते हैं कि आप रेडियो के माध्यम से भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि रेडियो पे भी कितने सारे जो चैनल्स हैं स्टडी से रिलेटेड चलाए जाते हैं। तो उस टाइप से अगर आपने कोई चैप्टर रीड कर लिया तो रीड करने के बाद आपको कितना भी तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, और आपको अगर उसको समझना है तो आपने क्या किया कि रेडियो के थ्रू आपने उसको सुन लिया। तो एक तरीके से क्या ये शिक्षा की लागत में एक तरीके जो इसकी लागत होती है एक तो बहुत कम होती है कंपेरिजन टू स्कूल एंड ट्यूशन्स। तो यही चीज़ है कि जो रेडियो है वो शिक्षा की लागत में भी कम करने में एक तरीके से क्या है, हेल्पफुल है। और ऐसे ही फिर विशेष रूप से वंचित समूहों के लिए शैक्षिक आदानों तक पहुँच में सुधार, कि ये क्या होता है कि जो वंचित, मतलब जो बहुत एक तरीके से निचले जो समूह होते हैं उन तक जिनके पास शिक्षा का कोई माध्यम ही नहीं रहता, उन तक भी पहुंचने में क्या रहा है, ये एक तरीके से बहुत अच्छा रहा है। ये रेडियो जो है उन तक भी आसानी से पहुंच पाता है। तो यही चीज़ कहा गया है कि विशेष रूप से क्या है, जो वंचित समूहों के लिए शैक्षिक आदानों तक पहुंच में सुधार आई है, मतलब इस रेडियो के माध्यम के थ्रू, की जो रेडियो के माध्यम के थ्रू ही जो वंचित समूह होते थे शिक्षा से इनको शिक्षा के बारे में पता ही नहीं होता था, शिक्षा ग्रहण करने वाले जो इच्छुक जो लोग होते थे वंचित समूहों में, उनको भी आसानी से रेडियो के थ्रू शैक्षिक आदान प्रदान हो पाया है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट है जो रेडियो से शिक्षा में क्या लाभ आते हैं। रेडियो का जो शिक्षा में जो महत्व होता था उसके लिए ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ऐसे ही जो रेडियो का एक और महत्व है कि जो रेडियो है ना वो इसलिए भी यूज़फुल है कि अगर मान लो अगर आपके पास कोई माध्यम नहीं है शिक्षण का, तो अगर आप आमने सामने बैठ कर स्टडी नहीं कर पाते, मतलब स्कूल जाकर स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो रेडियो के थ्रू भी आप अपनी क्लासेस को आसानी से ले सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि प्रिंट मीडिया के थ्रू, मतलब प्रिंट मीडिया के साथ उसमें क्या होता था कि आपको आमने सामने बैठ कर अगर टीचर पढ़ा रहा है ब्लैक बोर्ड पर लिख कर, तो आपको वो चीज़ क्या करना पड़ता था, समझना पड़ता था। परंतु क्या होता है, जो ये होता है रेडियो होता है, इसमें ये होता है कि रेडियो के माध्यम से एक कक्षा छात्रों को मुद्रित सामग्री के अध्यायों को समझने में मदद करती है। जैसे कोई प्रिंट चीज़ लिखी हुई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बुक्स में अगर कोई चीज़ लिखी होती है आपको वो चीज़ क्या होती है, वो समझने में कितनी तो थोड़ी बहुत तो डिफ़िकल्टीज होती हैं, बट अगर आपको वही चीज़ बोलकर समझा दी जाती है, अगर मान लो मैंने यही चीज़ आपको ऐसे ही दे दिया होता है ओनली इस पे, और अगर मैंने आपको नहीं समझाया होता तो आपको क्या समझ पाता है, कुछ चीज़ों में आपको बहुत डिफ़िकल्टीज होती है ना। तो वैसे ही है कि जो रेडियो है इस चीज़ के लिए भी बहुत हेल्पफुल
हेल्पफुल रहा है कि जो मुद्रित सामग्री के जो अध्याय होते थे उसको समझने में क्या है, ये जो रेडियो है ये बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। ऐसे ही जो रेडियो है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच एक सेतु का भी काम करता है कि जो औपचारिक जो शिक्षा दी जाती है और जो अनौपचारिक शिक्षा जो सतत जो शिक्षा होती है उसके लिए के बीच में भी क्या करता है, ये एक सेतु का, एक तरह में बांध का, एक डैम का काम करता है। इसे इसलिए इसको रेडियो का एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा महत्व है। हालांकि शिक्षा के लिए रेडियो की कुछ सीमाएं भी है, मतलब अब मान लो इसका कुछ ना कुछ महत्व है शिक्षा के क्षेत्र में, तो इसकी कुछ सीमाएं भी तो होंगी ना कि इसके ऐसा क्या है कि रेडियो के थ्रू हम इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाते। तो उन सीमाओं के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ के अगर महत्व के बारे में देख रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में देख रहे हैं, तो हम उसके पहले कुछ बाउंडेशन चीज़ों के बारे में भी देख लेते हैं। तो वैसे है कि रेडियो शिक्षा की सीमाएं क्या क्या हैं, आप देखते हैं कि कभी कभी जो विद्युत की कटौती के कारण या अन्य किसी कारण से रेडियो शिक्षा से संबंधित प्रसारणों की पूर्व सूचना विद्यार्थियों तक, शिक्षकों तक नहीं मिल पाती है। कि मान लो अगर कोई विद्युत कटौती, अगर मान लो रेडियो अगर वैसे इलेक्ट्रॉनिक टाइप का हो, अगर उस इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आप कुछ नहीं कर पाते, या कोई जो तार होते हैं जैसे कि जो आपके जो तरंगे होते हैं अगर वो उसको नहीं पकड़ पाता है तो भी आप क्या प्रसारण जो होते हैं चीज़ें उनको आप सही समय पे नहीं सुन पाएंगे, तो आपको वो सूचना सही टाइम पे नहीं मिल पाती, जिस कारण विद्यार्थियों और शिक्षकों की तैयारी नहीं हो पाती है। तो एक इसकी ये भी सीमा है रेडियो की। और इसकी एक सीमा ये है कि कई बार रेडियो शिक्षा के समय छात्र असावधान रहते हैं। मान लो कि अगर आपका फोकस ही स्टडी पे नहीं रहेगा, आपने उसको ध्यान से सुना ही नहीं, तो क्या एक तरीके से ये आपकी लापरवाही है, तो ये आपकी एक तरीके जो रेडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो पाएगा। अगर आपने उस लेक्चर को अच्छे से नहीं सुना, रेडियो के अंदर आपने उस पर अपना फोकस नहीं डाला, तो एक तरीके से क्या है आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। तो इसकी ये भी सीमा है कि आपका जो ध्यान है वो एक तरीके से केंद्रित होना चाहिए, तभी जाकर आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और इसका एक ये भी सीमा में है कि जो रेडियो कई बार रेडियो शिक्षा तथा पाठ छात्रों और शिक्षकों दोनों की आवश्यकता के अनुसार नहीं होते हैं। मान लो कि आपको अगर ये चैप्टर पढ़ना है और रेडियो पे आपको क्या वो क्लासेस ज़रूरी है कि आपको वो क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड होंगी, कि रेडियो पे आपका लेक्चर वो प्रोवाइड होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ होती है कि हाँ, इसके अंदर जो छात्र ये चाहते हैं, जो शिक्षक चाहते हैं, उनका क्या होता है, कभी कभी ऐसा पाठ नहीं मिल पाता है, अतः पाठों में दोनों की रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती है। कि हाँ, अगर मान लो आपसे रिलेटेड जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर लेक्चर आया ही नहीं है रेडियो पर, तो आपको क्या रुचि उत्पन्न नहीं हो पाएगी, आपका इंटरेस्ट उसके अंदर आ ही नहीं पाएगा। तो यही चीज़ें हैं कि इसकी ये भी एक सीमा के अंदर आ गया कि हाँ, आपकी इस चीज़ के ऊपर भी बाउंडेशन लग गई रेडियो से शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और रेडियो शिक्षा वो एकांगी प्रक्रिया है। जो रेडियो है वो शिक्षा एकांगी प्रक्रिया है, क्योंकि विद्यार्थी इच्छा रखते हुए प्रश्न नहीं पूछ सकता है। अब मान लो क्योंकि एकांगी प्रक्रिया कैसे है, क्योंकि आपको एक तरीके से अकेले ही उस चीज़ को सुनना है और फिर आपको समझना है, और आपको कुछ क्वेश्चन क्वायरीज कुछ होती है, जैसे हम क्लास में होते हैं तो अगर हमें कुछ भी कोई क्वायरीज होती है तो हम क्या करते हैं, टीचर से डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं, आप पूछ लेते हैं। परंतु रेडियो पे ऐसा नहीं हो पाता। परंतु जो रेडियो है ऐसा हो पाता है रेडियो पे कि आपने प्रश्न पूछा और आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल गया, ऐसा नहीं हो पाता है। तो यही चीज़ है कि रेडियो शिक्षा एकांगी प्रक्रिया है, और इससे क्या होता है, जो विद्यार्थी जो अगर कोई प्रश्न पूछने की इच्छा रखते हैं तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। देखते हैं कि जो टेलीविजन, जनसंचार का जो माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, उसकी जो मतलब मीडियम है टेलीविज़न, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि टेलीविज़न क्या है। आपको पता है कि जो टेलीविज़न है वो बहुत सारा लोकप्रिय माध्यम है जनसंचार का, हो चाहे मनोरंजन के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। जो टेलीविज़न है एक बहुत बड़ा मतलब लोकप्रिय माध्यम है। और ये कैसा है, एक तरीके से दृश्य भी है और श्रव्य माध्यम है। जैसे रेडियो था, रेडियो में ओनली क्या था आपका, ओनली आप उसमें सुन सकते थे, आप उसके अंदर क्या कर सकते थे, ओनली श्राव कर सकते थे, मतलब सुना जा सकता था उसके अंदर। परंतु जो टेलीविज़न है उसके अंदर क्या होता है, आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दोनों वर्क होते हैं उसके अंदर। तो इसलिए इसको क्या माना जाता है, एक तरीके से लोकप्रिय माध्यम है। पहले सिर्फ समाचार रेडियो पर सुन सकते थे, पर दूरदर्शन के आगमन से क्या हुआ है, पहले तो हम सिर्फ जो न्यूज़ होती थी वो किस पे सुन पाते थे, रेडियो पे सुन पाते थे। परंतु जब से जो दूरदर्शन मतलब टीवी का जब आविष्कार हुआ तो उसके टाइम से क्या हो गया, घर घर पर ही मतलब तरीके से घर पर ही विश्व में घटित होने वाली अच्छी व बुरी घटना का सीधा प्रसारण कहाँ पे देख पाते हैं, दूरदर्शन तरंगों द्वारा देख सकते हैं और वो सुन सकते हैं। आपको है कि पता है कि जो टीवी पे लाइव होती हैं न्यूज़ आती हैं, तो
तो इससे क्या होता है, आपको उसी टाइम की जैसी जो घटना एक तरह से घट रही है, आपको वो चीज़ क्या होती है, आप उसको आसानी से देख पाते हैं घर बैठे ही। ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती, ना ही आपको कहीं से लाने की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ न्यूज़पेपर खरीद के लाए तब हमने पढ़ा उस चीज़ के बाद हमने नॉलेज गेन करी, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है, आपके घर बैठे आपको अगर है टीवी तो आपने क्या किया, एक तरीके से उस घटना को, एक तरीके से अच्छी हो चाहे वो बुरी घटना हो, आप उसको आसानी से घर पर ही प्राप्त कर पाते हैं और उससे क्या कर पाते हैं, हम देख भी सकते हैं और उससे सुन भी सकते हैं। तो इसलिए बहुत एक तरीके से बहुत प्रभावशाली माध्यम बना रहा है। और इससे टेलीविज़न द्वारा आत्मविश्वास एवं कृत्यों के खिलाफ दूरदर्शन क्या है, जबरदस्त धर्मयुद्ध छेड़ सकता है। जो मतलब कोई जो भी समाज में जो कुरीतियाँ होती हैं, आपने देखा होगा टेलीविज़न पे कितने शोज़ आते हैं जो समाज की जो कुरीतियाँ होती हैं, जो गंदगी होती है एक तरीके से, जैसे दहेज प्रथा हो गई या बाल हत्या हो गई, मतलब इस टाइप से जो शिशु हत्या हो जाती थी, इन सब के ऊपर क्या होता है, टेलीविज़न पे कितने शोज़ दिखाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक तरीके से जंग टाइप में भी छेड़ सकता है कि हाँ अगर इसके विरुद्ध क्या कर पाता है जो टेलीविज़न है, एक तरीके से हमें आगाह कर पाता है, एक तरीके से हमें उसके बारे में सचेत करता है। तो इसकी क्षमता दूरदर्शन में है। इसी कारण दर्शकों की पहली पसंद क्या है, दूरदर्शन है, क्योंकि ये सब उस चीज़ को क्या कर सकता है, एक तरीके से उसको सुधारा जा सकता है टेलीविज़न के थ्रू। अगर हम टेलीविज़न के थ्रू कोई भी चीज़ न्यूज़ को दिखाते हैं तो उससे क्या होता है, लोग क्या होते हैं, एक तरीके से लोग क्या होते हैं, जागरूक होते हैं इसमें। तो इस कारण से क्या होता है कि जो दूरदर्शन है वो कैसा है कि जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो गंदगी है, उसको भी सुधारने में बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए जो 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 दूरदर्शन है उसे क्या कहा जाता है कि जो संचार का क्या है, ये एक सशक्त माध्यम है। आप देखते हैं कि जो टेलीविज़न है वो एक तरीके से सामाजिक या आर्थिक या इन सब क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए भी बहुत यूज़फुल है, परंतु ये शिक्षा के क्षेत्र में क्या अपना रोल निभाता है। अब इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं कि ये शिक्षा के क्षेत्र में जो दूरदर्शन है उसका क्या रोल है। तो विभिन्न प्रसार भारती और दूरदर्शन प्रकाशनों के अनुसार भारत में सार्वजनिक टेलीविज़न का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, सामाजिक परिवर्तन लाना और सामाजिक कल्याण के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। तो आपने देखा कि जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन या जो जो प्रसार भारती जो ये चैनल्स आते हैं, जो गवर्नमेंट जो चैनल्स होते हैं, डीडी नेशनल हो गया, इस टाइप के जो चैनल्स होते हैं, उनका क्या उद्देश्य होता है कि राष्ट्र की एकता को बनाए रखना, क्या करना है, राष्ट्र की एकता को बनाए रखना, सामाजिक परिवर्तन लाना या सामाजिक कल्याण के विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना भी इसका एक उद्देश्य है। लोगों में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना या पर्यावरण के प्रति क्या करना, जागरूकता लाना, कला का मूल्यांकन करना, ये इस प्रकार से क्या करता है, जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या करता है, दूरदर्शन जो टीवी है वो अपना रोल दिखाता है। कक्षा में टेलीविज़न को अक्सर क्या कहा जाता है, दुनिया पर एक खिड़की कहा जाता है। कक्षा में टेलीविज़न को क्या कहते हैं हम, दुनिया पर एक खिड़की। बहुत मतलब देखिए बहुत वो है, फेमस है। इसके कार्यक्रम छात्रों को अंतरिक्ष और समय की सीमाओं को पार करने और समाज को एक नए विविध तरीकों से देखने की अनुमति देता है। जो टेलीविज़न है वो क्या करता है, छात्रों को अंतरिक्ष, समय की सीमाओं को पार करने और समाज को नए विविध तरीकों से देखने की अनुमति देता है। कक्षा शिक्षण में यह कक्षा की सीमाओं से परे बाहरी दुनिया और घटनाओं में जाने का अवसर प्रदान करता है। कि जो टीवी है वो कक्षाओं के मतलब एक तरीके से विपरीत बाहरी जो दुनिया में क्या चल रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं, उनको भी जानने का क्या करता है, ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। यह अमूर्त विचारों का एक ठोस उदाहरण प्रदान करता है जो छात्रों की ओर प्रतिबिंब और सोच को प्रोत्साहित करता है। कि ये इनकी सोच को भी क्या करता है, एक तरीके से वो करता है, प्रोत्साहित करने का भी काम करता है। अब ऐसे ही जो शिक्षा के लिए लॉन्च किया गया एडुसेट पहला भारतीय उपग्रह है। क्या है, जो शिक्षा के लिए पहला जो उपग्रह लॉन्च किया गया था एडुसेट, वो जो देश के दूर दराज के इलाकों में कक्षाओं को जोड़ेगा। आपको पता है इसके अंदर ये किया गया था कि जो 3 राज्य चाहे वो कर्नाटक, महाराष्ट्र और एमपी जो है कि 3 विश्वविद्यालय उपग्रह के माध्यम से जुड़ते हैं, तथा दूसरे चरण में ये होता है कि उपग्रह 2 और राज्यों को जोड़ेगा और 1000 से अधिक कक्षाएं जुड़ती हैं। इस एडुसेट उपग्रह के जो लॉन्च किया गया है, इसमें उपग्रह का मुख्य मिशन होता है कि वह शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और दूर दराज के क्षेत्रों में प्राथमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करने में मदद करना। यह अच्छे संस्थानों और शिक्षकों तक बिना अच्छे संस्थानों और शिक्षकों तक पहुंच के बिना दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए आभासी कक्षा की अवधारणा का उपयोग करता है।
आपको पता है कि जो शैक्षिक जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो टेलीविज़न पर, वो कैसे होते हैं? वो कम लागत के होते हैं। आपने देख रखा होगा कि टीवी पे कितने सारे जो चैनल्स हैं वो फ्री में चलाए जाते हैं। वो भी उस पे क्या किया जाता है, क्लास जैसे क्लास 12th हो गई, क्लास 11th हो गई, क्लास 10th हो गई, क्लास 9, 7, इन सब की क्या की जाती है, क्लासेस दी जाती है और टाइम टू टाइम इस पे क्या दिखाया भी जाता है, कार्यक्रम उस टाइप से। तो ये क्या है, एक तरीके से कम लागत पर देखा जाता है। और शैक्षिक टेलीविज़न एक प्रणाली है, शैक्षिक जो टेलीविज़न है वो एक प्रणाली है जो एक ऐसी एजेंसी द्वारा उत्पादित विभिन्न विषयों को सीखने में क्या करते हैं, सामग्री प्रस्तुत करती है। शैक्षिक टेलीविज़न के थ्रू क्या होता है, जो सीखने की जो सामग्री है वो क्या करता है, आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। अब शैक्षिक टेलीविज़न के क्या उद्देश्य रहते हैं कि जो शिक्षा का जो टेलीविज़न एक तरीके से उसका क्या उद्देश्य है, वो क्या करता है, उसका क्या मोटिव रहता है, वो लोगों को राष्ट्रीय विकास के इस विषय में जानकारी देकर और उनको सक्रिय रूप से लेने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरणा देता है। जो शैक्षिक जो टेलीविज़न है वो क्या करता है, लोगों को राष्ट्रीय विकास के विषय में जानकारी देता है और प्रोत्साहित करता है। ऐसे ही जो अध्ययन केंद्र एवं विद्यालयों में उपस्थित होने और शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक बालिकाओं को प्रेरित करता है कि हाँ आप जाकर स्कूल में एक तरीके से पढ़ें। इसके लिए भी क्या करता है, वो जो टेलीविज़न जो है, शैक्षिक जो टेलीविज़न है वो इस चीज़ के लिए भी कार्य करता है, आपको मोटिवेट करने का भी कार्य करता है। तो यही चीज़ है कि ये क्या करता है, आपको बालक बालिकाओं को प्रेरित करने का भी काम करता है। ऐसे ही टेलीविज़न जो शैक्षिक टेलीविज़न है अपने आसपास के वातावरण को विषय में जागरूक उत्पन्न करने का भी काम करता है। फिर ये बालक बालिकाओं को अभिवृत्ति एवं आदतों का विकास करने के लिए भी हेल्प करता है। और टेलीविज़न छात्रों में खोज करने और स्वयं कुछ करने या प्रयोग करने के लिए भी प्रेरित करता है। जैसे आपको पता है कि जो टेलीविज़न में जैसे एक्सपेरिमेंट्स को करना या आप कुछ इन्वेंट मतलब डिस्कवर करें, इसके लिए भी आपको क्या करता है, वो प्रोत्साहित कर रहा है, आपको प्रेरित करता है कि हाँ आप इस काम के लिए आप इस काम को भी करें। तो टेलीविज़न की ये भी भूमिका, मतलब इसका ये भी उद्देश्य रहा है। अब देखते हैं कि जो टेलीविज़न जो शैक्षिक टेलीविज़न के क्या क्या लाभ हैं। जो शैक्षिक दूरदर्शन निरंतर तीव्र गति से पाठ्यक्रम परिवर्तित करता है, ये बहुत तेज़ी से एक तरीके से आपने देश में जो टाइम टू टाइम क्लासेस चलती रहती हैं टीवी पर जो दिखाई जाती हैं, तथा अनुदेशात्मक विधियों को भी आवश्यकता अनुसार बदल देता है कि अगर कुछ भी मतलब आवश्यकता अनुसार कुछ भी चेंजेस किया जाना है तो ये उस अकॉर्डिंग भी चेंज करता है। मान लो कि कोई देश में मतलब कई सिचुएशन ऐसी हो जाती है जब कभी कभी कार्यक्रम जो होते हैं वो कई बार बंद कर दिए जाते हैं, तो इस अकॉर्डिंग भी ये चीज़ चलती रहती है कि हाँ आपके कार्यक्रम बीच में दिखाएगा, परंतु अगर कुछ लाइव न्यूज़ आ गई, कोई देश के बारे में कुछ संबोधित कर रहे हैं मोदी जी, तो इन सब चीज़ों के बारे में दिखाते दिखाते वो कभी कभी क्या करने लग जाते हैं, इस चीज़ को क्लासेस को चेंज करके फिर इन चीज़ों को दिखाने लग जाते हैं। तो ये क्या करता है, आवश्यकता अनुसार भी चेंज होते रहते हैं। इसी प्रकार पाठ्यक्रमों को समाज में बदलती हुई ज़रूरतों और ज्ञान के अनुसार प्रसार करना दूरदर्शन द्वारा ही संभव हो पाया है। आपको ये लाइन पता चल गया कि ज्ञान के अनुसार मतलब कैसे जो समाज की जो बदलती हुई मतलब ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखकर ये दूरदर्शन बहुत मतलब एक तरीके से हेल्पफुल रहा है। अब विद्यार्थी दूरदर्शन से स्वयं प्रयास करके सीखते हैं, अतः वे शिक्षकों से अधिक सहायता नहीं लेते हैं। आपको पता है कि अगर आपके टीवी में अगर दिखाया जाता है, आप यूट्यूब से भी पढ़ते हैं, तो आपको क्या होता है, आप यूट्यूब से जब पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ आपको टीचर से ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपने पढ़ा खुद, फिर उसके बाद आपने जैसे यूट्यूब देख लिया या टीवी पे जो टेलीविज़न पे जो कार्यक्रम आ रहे हैं उनको देख लिया, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आपको इतना ज़्यादा आपको टीचर्स पे एक तरीके से पूछने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो यही चीज़ है कि शिक्षकों से अधिक सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर जो शैक्षिक टेलीविज़न का ये भी लाभ है। तो और यदि दूरदर्शन का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाए तो वह सस्ता पड़ता है। अगर मान लो कि इसका एक मास लेवल पे यूज़ किया जाता है, एक वास्ट लेवल पे इसका यूज़ किया जाता है, बिग लेवल पे, तो ये बहुत कम लागत का पड़ गया। परंतु जो मतलब अगर एक एक के घर में मान लो टीवी चल रहा है और तो ये आपके लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से ज़्यादा लागत का हो गया। परंतु अगर एक जगह टीवी लगा दे, एक बड़ा सा स्कूल में ऑडिटोरियम में जैसे लग जाता है और उसके में इतने सारे जो छात्र होते हैं उस चीज़ कार्यक्रम को देखते हैं, तो इससे क्या होता है, ये कम लागत में बैठता है और जो सभी लोगों को क्या होती है, सूचनाएं भी प्राप्त हो जाती हैं। तो ये एक तरीके से व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाए तो ये क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। तो इसका एक ये भी लाभ है। और जो शैक्षिक दूरदर्शन बढ़ती हुई विद्यार्थियों की संख्या की मांग पूरी करने में भी क्या होता है, सक्षम है। ऐसी स्थिति में आजकल विद्यार्थियों को शैक्षिक कार्यक्रमों को बड़े मन से स्वीकार करते हैं। जो दूरदर्शन है वो विद्यार्थियों की संख्या में मतलब किस तरीके से वो
उसकी मांग को बढ़ाता है। संख्या भी, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने में भी ये बहुत हेल्पफुल रहा है जो शैक्षिक दूरदर्शन है, क्योंकि लोगों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जो विद्यार्थी लोग होते हैं वो उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं टीवी की ओर। तो ये क्या करता है, एक तरीके से उनकी विद्यार्थियों की संख्या को भी बढ़ाने में हेल्प करता है जो शैक्षिक टेलीविज़न है। इसका एक ये भी लाभ है। अब ऐसी जो टेलीविज़न या दूरदर्शन में दृश्यों को श्राव्य दोनों की सुविधा क्या होती रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेडियो में कई बार क्या होता है, बच्चों का एक तरीके एकांगी प्रक्रिया है, तो क्या होता है कि बच्चों का एक तरीके से ध्यान कभी कभी क्या हो जाता है, नहीं भी लगता, क्योंकि हम ज़्यादा फोकस क्या नहीं करते, सुनने पे नहीं करते। तो इससे, परंतु जो टेलीविज़न है उसमें तो क्या होता है, आपको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, आपको पिक्चर्स के थ्रू समझाया जाता है, आपको सुनाया जाता है, तो आपको उतना ही क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट आता रहता है, तो आपको उसको समझने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यही चीज़ है कि टेलीविज़न के थ्रू शैक्षिक गतिविधियों में एक तरीके से ये भी लाभ रहा है कि बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं ये चीज़ें। और ऐसे ही अब हमने देख लिया कि जो टेलीविज़न है उसका क्या है, उसका क्या रोल है एजुकेशन के अंदर। टेलीविज़न का क्या रोल है एजुकेशन के अंदर, उसके क्या क्या उद्देश्य रहे हैं शैक्षिक टेलीविज़न के, और फिर इसके क्या क्या लाभ हैं। तो अब आपने देख लिया। अब हम देखते हैं फिल्म्स के बारे में कि फिल्म्स क्या है। जो फिल्म है वो संचार मनोरंजन का एक लोकप्रिय माध्यम है। आपको जैसे कि पता ही, टेलीविज़न जैसा कि एक लोकप्रिय माध्यम है, उसी टाइप्स की जो फिल्म है, जो सिनेमा है, वो भी हमारे लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहा है। और जो सिनेमा को मैंने आपको, अगर आपने सिनेमा उद्भव विकास वाला मेरा हिंदी का जो लेक्चर है उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इसको क्या कहते हैं, इसका जो एक तरीके से जो विकास हुआ था, आविष्कार हुआ था, कब हुआ था, 19वीं शताब्दी के टाइम पे हुआ था। ऐसे ही भारत में फिल्मों का इतिहास कब से है, 1913 से हो चुका है। मतलब वैसे तो इससे पहले से फिल्म आ चुकी है कुछ 18 के टाइम पे, परंतु जो भारत में आई थी वो कब आई थी, 1913 में आया था। तो और इसकी जो भारत की जो पहली फिल्म थी वो कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र थी। कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र। इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आपने मेरे हिंदी का लेक्चर देखा होगा, सिनेमा उद्भव और उसका विकास। इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि इसकी पहली जो फिल्म थी वो राजा हरिश्चंद्र थी, जो कि वो कैसी फिल्म थी, मुख्य फिल्म थी, मतलब बिना बोले, मतलब उसमें आपको कुछ बोलकर व्यक्त नहीं किया जा रहा, ओनली एक्शन के थ्रू आपको समझाया जा रहा है। ये ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी जिसको मतलब एक तरीके से भारत में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा एक तरह विख्यात हुई थी। अब मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं आपको इसलिए ये चीज़ बता रही हूँ, आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि हाँ मैं आपको पहले इस सिनेमा के बारे में क्यों डिस्कस कर रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ कि कैसे कैसे सिनेमा किस में आने लग गया, शिक्षा के क्षेत्र में आने लग गया। ऐसे ही उसके बाद क्या होता कि बहुत टाइम बाद, मतलब 1000 से भी अधिक फिल्में बनाई गई थी। जब मुकुल युग चल रहा था 1996 से 1930 के दौरान क्या की गई थी, बहुत ज़्यादा फिल्में बनाई गई थी। द मेलेडी ऑफ लव द्वारा भारत में प्रदर्शित द टेकीज युग को गति प्रदान की गई थी। ऐसी भारतीय पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, आलमारा थी, जो कि 1931 में डायरेक्टर जो अदृश्य ईरानी थे उनके द्वारा बनाई गई थी। बॉलीवुड भारत का मुख्य मुंबई स्थित फिल्म उद्योग दुनिया में फिल्मों का सबसे बड़ा निर्माता रहा है। आपको पता है कि जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज है वो कहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई के अंदर ही स्थापित है। मुंबई को एक तरीके से क्या कहा जाता है, एक तरीके हमारे भारत का एक तरीके फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है। और हालांकि दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा भारतीय है, परंतु जो बॉलीवुड की जो लोकप्रियता है ना, वो कहाँ तक है, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, मतलब बहुत से देशों तक फैली हुई है। और इसका यूज़ कैसे किया जाता है, व्यावसायिक फिल्मों के तौर पर भी किया जाता है। मतलब इसको हम व्यावसायिक जो फिल्में मैंने आपको बताई होंगी, कला सिनेमा और व्यावसायिक सिनेमा, उनके बारे में। तो वैसे ही है कि जो सिनेमा है, जो फिल्म है, आज व्यवहारिक फिल्में, मतलब व्यावसायिक तौर पे फिल्मों का यूज़ किया जाता है। मुख्य धारा की फिल्में भी इसे हम कहते हैं। तो आप इस मुख्य धारा वर्ड में कंफ्यूज मत होना, इसी को क्या कहा है, व्यावसायिक वर्ड कहा गया है। तो जो व्यावसायिक जो फिल्में होती हैं ना, वो अधिकतर कैसी होती हैं, मेलोड्रामिक होती हैं। उसमें मेलोड्रामा ज़्यादा किया जाता है, या स्टार केंद्रित होती हैं, जो स्टार को ज़्यादा फोकस, या डांस को या सॉन्ग को, कुछ इस टाइप्स की फिल्में होती हैं। उसमें इतनी रियलिटी को शो नहीं किया जाता है। फिल्में ना केवल हिंदी में बल्कि अन्य भारतीय क्षेत्रों में, मतलब क्षेत्रीय में भी बनाई जाती है, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, इस टाइप से भी, मतलब कि कई कई क्षेत्रों में मतलब बनाई जाती है। ज़रूरी नहीं है ओनली हिंदी में ही बनती है, बहुत से लैंग्वेजेस में क्या होती हैं, जो फिल्में होती हैं वो बनाई जाती हैं। और जो ये अन्य जो फिल्में होती हैं वो कहाँ पे टेलीकास्ट होती थी, सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स हो गई, मेगाप्लेक्स हो गई, नेटफ्लिक्स जैसे वेब प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होती हैं। और वेब प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की बढ़ती संख्या के साथ फिल्मों का भविष्य भी बदल सका है, यही चीज़ इसमें बताई गई है।
अब हम देखते हैं कि जो शिक्षा में फ़िल्म की क्या भूमिका रही है, कि शिक्षा के क्षेत्र में फ़िल्म कैसी अपनी रोल को अपने एक तरीके से कि क्या महत्व है। तो फ़िल्म हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम में से अधिकांश लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ किस लिए करते हैं, आनंद लेने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए। फ़िल्मों का आखिर में अगर आपको मैं फ़िल्म वर्ड बोलती हूँ तो आपके माइंड में क्या आता है? आपको ओनली एंटरटेनमेंट वर्ड मतलब एक तरीके से एंटरटेनमेंट करने का मतलब सोर्स आपको समझ में आता है कि हाँ, फ़िल्म कैसा है, एक एंटरटेनमेंट सोर्स है। परंतु ज़रूरी नहीं कि जो फ़िल्म है वो ओनली एंटरटेनमेंट ही सोर्स है। वो कैसा सोर्स है? वो एक तरीके से एजुकेशनल भी है, कि हाँ, आपको एजुकेशन के लिए भी आपको फ़िल्म का यूज़ किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि स्कूल में कई ऐसी फ़िल्म्स होती हैं जो आपको दिखाई जाती है, जो कैसी होती है, जो शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड होती हैं। आपको आपके जो ज्ञान, कौशल इन सब को बढ़ावा देने में आपकी हेल्प करता है। तो इस टाइप से भी आपको कई फ़िल्में क्या होती हैं, दिखाई जाते हैं। अब जो दृश्य अब इसका जो है शिक्षा में संसाधन के रूप में फ़िल्मों का क्या उपयोग है, मतलब इसके उपयोग निम्नलिखित हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला उपयोग है इसका, दृश्य सीखने वाले लोगों के लिए फ़िल्में महान होती हैं। जैसे कि प्रत्येक छात्र की अपनी अनूठी सीखने की शैली होती है। जैसे कि आपको पता है कि हर जो विद्यार्थी होता है उसको अलग-अलग तरीके से समझ में आता है। कोई होता है जिसको टीचर से समझ में आता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो टीचर्स पे अपना डिपेंडेबल होता है। कई होते हैं जिनको खुद पढ़ने से समझ में आता है, और कुछ किसी सोर्स से, अलग-अलग सोर्स से उन्होंने जानकारी इकट्ठा करी और उनको एक बार सुन लिया या किसी से देख लिया, कुछ इस टाइप से उनको समझ में आता है। कई होते हैं जिनको एक तरीके से बहुत इमेजिनेशन, मतलब एक तरीके विजुअलाइज इफेक्ट डालकर और उनको समझाया जाए तो उन्हें समझ में आता है। तो वही चीज़ है कि इनकी बहुत अनूठी शैली होती है, मतलब अलग-अलग टाइप से वो उनकी सीखने की एक विधा होती है। और कभी-कभी श्रावण विधा या पाठन के माध्यम से सीखना छात्रों को आसानी से नहीं आता है, कि ओनली वो पढ़कर क्या कर नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं। तो ऐसे में कौन सी मदद के लिए फ़िल्म है जो बहुत कारगर साबित हुई है? दृश्य जो होते हैं ना, वो शिक्षार्थियों के लिए फ़िल्में महान संसाधन है, क्योंकि वह उन्हें सीखने में बाधा डालने वाली बाधाओं के बिना अवधारणाओं को समझने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब मान लो अगर मैंने आपको साइंस का कोई चैप्टर पढ़ा रही हूँ, उसमें मैंने आपको सोलर सिस्टम पढ़ा रही हूँ, सोलर सिस्टम में मैंने आपको अगर रियल विजुअलाइज इफेक्ट से थ्रू पढ़ाने लग गई, कोई मैप के थ्रू या कुछ ऐसे डायग्राम के थ्रू पढ़ाने लग गई, तो आपको और ज़्यादा वो अच्छे से समझ में आएगा। तो यही चीज़ें हैं कि जो दृश्य सीखने वालों के लिए फ़िल्में क्या होती हैं, महान होती हैं, कि ये आपको एक तरीके से बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होती है। जो फ़िल्में होती हैं आपको इसमें बहुत अच्छे से आपको एक तरीके से सिखाया जाता है। अब हम देखते हैं इसका और क्या इसका उपयोग है फ़िल्मों का शिक्षा के क्षेत्र में। तो फ़िल्में छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोण के माध्यम से जीवन को देखने की अनुमति देती है। तो फ़िल्में छात्रों को विभिन्न माध्यम से जीवन को देखने की अनुमति देती है। जैसे किताबों की तरह फ़िल्में छात्रों को विभिन्न पात्रों के जीवन में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, कि जैसे किताबों में भी अलग-अलग जैसे पात्र होते हैं, तो फ़िल्मों में अगर आपको जैसे आपने छोटी क्लास में हो गए तो पापा खो गए चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें कितने सारे वो थे, लेटर बॉक्स था, ये था। अगर आप उसको इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ते हैं तब तो आपको बहुत इंटरेस्ट आता है। अगर आपको वो मूवी के थ्रू भी दिखाई देता है तो आपको और ज़्यादा उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो वही चीज़ें हैं कि जो फ़िल्में हैं वो छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोण के माध्यम से जीवन को देखने की अनुमति देती हैं। तो इसमें फ़िल्में छात्रों को दिखा सकती हैं कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग लोग कैसे अपना जीवन जीते हैं। अब इसमें यह भूगोल और सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों के लिए विशेष रूप से क्या है, उपयोगी हो सकता है। तो यही चीज़ें हैं कि फ़िल्में अगर आपको अच्छे से उसको और इमेजिनेशन के थ्रू, फ़िल्मों के थ्रू, मूवी के थ्रू आपको वो चीज़ समझाई जाए, आपको दिखाई जाए। अगर कहीं का आपको भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ाया जाता है कि खेत, मान लो आपको कृषि के बारे में आपको बताया जाता है, आपको कृषि की मान लो एक चैप्टर, आपका चैप्टर की एक वीडियो बन जाए, तो आपको कितना अच्छा लगेगा वो आपको मूवी के थ्रू उसको समझने में, उस कृषि के टाइप को। अगर वही आप उसको पढ़ते हैं तो आपको कितना बोरिंग लगने लग जाता है, परंतु वही आपको अगर किसी इमेजिनेशन के थ्रू बता दिया जाता है तो वो आपको और ज़्यादा क्या होता है, इंटरेस्टिंग लगता है। तो यही चीज़ है कि फ़िल्मों का इस टाइप से भी रोल है। तो फ़िल्में छात्रों को पर्यावरणीय चिंताओं और सामाजिक मुद्दों को भी समझाने की अनुमति देती हैं, कि जो फ़िल्में हैं ना वो पर्यावरणीय चिंताओं और सामाजिक मुद्दाओं को भी दिखाती है। जैसे पर्यावरण संरक्षण हो गया, जैव विविधता का मतलब मैंने आपको बताया होगा, आपने पोल साइंस का मेरा चैप्टर पढ़ा होगा। जैव विविधता का मतलब होता है कि अलग-अलग क्षेत्रों में जो पाई जाने वाली जो प्रजातियाँ होती हैं, विभिन्न प्रजातियाँ, उन्हीं आनुवंशिक जो उनमें विभिन्नताएँ होती हैं, उन्हीं को क्या कहा है, जैव विविधता क्या है। तो इन सब के चीज़ों को भी दिखाने में, पर्यावरणीय चिंताओं को दिखाने में, सामाजिक मुद्दों को दिखाने में भी क्या होती है, जो फ़िल्में होती हैं वो कारगर साबित होती हैं।
तो और इस उद्देश्य के लिए बनाई गई वितरित फिल्मों द्वारा आसानी से संबोधित की जाती है। जैसे अब आपको दंगल मूवी हो गई, चक दे इंडिया, पूर्वा जैसी जो फिल्में होती हैं, विशेष बच्चे और इसी तरह की सामाजिक चिंताओं को फिल्म स्क्रीनिंग का उपयोग करके कक्षाओं में प्रभावी ढंग से क्या किया जाता है, संबंधित किया जाता है। इसके थ्रू आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाता है। तो यही चीज़ें हैं कि ये क्या करती हैं, जो फिल्में होती हैं वो छात्रों को पर्यावरणीय चिंताओं और सामाजिक मुद्दों को समझने की अनुमति भी देती हैं। अब इसका फोर्थ पॉइंट ये है कि फिल्में छात्रों को विषय, थीम, स्टाइल, विषय शैली जैसे अवधारणाओं को समझने में भी मदद करती है। अब मान लो कि कोई चैप्टर आपका, उसके ऊपर कोई फिल्म बन गई, तो अगर फिल्म का आपने देखा होगा तो टाइटल होता है, कोई थीम होता है, कुछ मतलब इस टाइप से उसमें यूज़ किया जाता है चीज़ों को, तो आपको वो चीज़ समझने में भी आसानी होती है, आसानी हो पाती है। अब जैसे इंग्लिश का हो गया या कला कक्षा हो गई, इनके बारे में आपने मतलब इनको समझने में जो इनके थीम होते हैं या उनके जो टाइटल होते हैं, जो उनके सब्जेक्ट होते हैं, उनको समझने में आपको दिक्कत आती है, परंतु वही आपको फिल्म को थ्रू दिखाया जाता है तो आपको वो समझने में क्या करता है, आपको ईजी पड़ता है। अब वही है कि जो फिल्में हैं ऐतिहासिक घटनाओं को समझाने के लिए दृश्य सहायता प्रदान करती हैं कि आप उसको देखकर आसानी से मतलब कैसे ऐतिहासिक घटनाओं को समझ सकते हैं। फिल्में भाषा अधिग्रहण में मदद कर सकती हैं। अब आपको पता है कि जो फिल्में हैं अब वो आपको सीखने में कैसे मदद करती हैं, अलग अलग भाषाओं को अधिग्रहण करने में कैसे मदद करती है। मान लो आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, मान लो आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आपने इंग्लिश सीखी, इंग्लिश सीखने और बोल रहे हैं आपको अभी अटक अटक के बोलने आ रहे हैं, परंतु आप जैसे फिल्म्स देखते हैं, इंग्लिश की मूवीज़ हो गई, इंग्लिश के कोई डायलॉग्स हो गए, उनको सुनते हैं तो आपको उनको और ज़्यादा बोलने में आपको क्या होगा, एक तरीके से बहुत आपकी हेजिटेशन हटेगी, आपको एक तरीके से उसको समझने और उसको बोलने के आइडियाज़ के बारे में भी पता चलेगा। तो क्या करते हैं फिल्में इस टाइप से भी आपकी क्या करती हैं, हेल्प करती है कि कोई भी भाषा सीखने के लिए भी क्या करती हैं, जो फिल्में हैं वो आपकी हेल्प करती है। तो ये चीज़ के लिए भी बहुत उपयोगी है। अब हम देखते हैं इंटरनेट एंड वेब, ये क्या है कि जो इंटरनेट है वो आपकी कैसे हेल्प करता है शिक्षा के क्षेत्र में। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो कंप्यूटर आधारित मीडिया और पहले पढ़े गए अन्य मास मीडियाओं के बीच महत्वपूर्ण अंतर है कि जो आपने पहले जो कंप्यूटर आधारित जो मीडिया पढ़ा और जो मास मीडिया पढ़ा उसमें बहुत डिफरेंसेस है, क्योंकि वह एनालॉग के बजाय डिजिटल है और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होता है जो वाहक तरंगों से अलग अलग आवृत्ति या आयाम के संकेतों को जोड़कर पूरा किया जाता है। तो यही चीज़ है कि जो कंप्यूटर आधारित मीडिया है और जो अन्य मास मीडिया के बीच में क्या है, मतलब डिफरेंस है। जो और टाइप्स की जो मीडियाज़ होती हैं उनमें ये अंतर पाया जाता है। तो और प्रसारण और फ़ोन पारंपरिक रूप से एनालॉग तकनीक या इस्तेमाल करते हैं। जो प्रसारण तो जो टेलीकास्ट होते हैं और जो फ़ोन होते हैं वो क्या है जी, पारंपरिक ट्रेडिशनल तौर पर क्या करते हैं, एनालॉग तकनीक का ही इस्तेमाल करते हैं। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक तकनीक 0S और 1, आपने डिजिटल नंबर के बारे में मैथ्स में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा उसमें ओनली 1 और 0 नंबर का यूज़ किया जाता है। उसी टाइप से ये डिजिटल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक है जिसमें 0S और 1S के स्ट्रिंग के रूप में डाटा को क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और ट्रांसमिट करती है। इनमें से प्रत्येक अंक को थोड़ा सा ही है। 0S और 1S का प्रत्येक क्रम या स्ट्रिंग एक अलग ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने आपको पहले एक तरीके से इंटरनेट की वो दे रही हूँ, एक तरीके की नॉलेज दे रही हूँ कि स्ट्रिंग एक कोड के रूप में कार्य करती है और ध्वनि का प्रतीकात्मक और प्रतिनिधित्व भी करती है। और इस तकनीक के द्वारा व्यक्ति इन फाइलों को क्या करता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में क्या कर सकता है, कॉपी भी कर पाता है। और इसी को क्या कहा है इसने, अभिसरण भी कहा है कि जो एक डिवाइस, इस तकनीक के थ्रू क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो जो फाइल्स होती है उनको कॉपी भी कर पाता है, जिससे विभिन्न मीडिया की एक दूसरे के साथ आसानी से क्या हो सकती है, बातचीत की क्षमता के रूप में भी समझा जा सकता है, क्योंकि सभी डिवाइस जानकारी को प्रोसेस करने में भी सक्षम होते हैं। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो एनालॉग के युग को छोड़कर डिजिटल इंटरैक्टिव मीडिया के साथ युग में प्रवेश कर रहा है। अब इंटरनेट इन एजुकेशन की शिक्षा में इंटरनेट का क्या महत्व है। छात्रों के लिए शिक्षा में इंटरनेट का महत्व बहुत है। आपको खुद पता होगा कि इंटरनेट का आपके एजुकेशन में कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। आप अगर खुद इंटरनेट के थ्रू भी पढ़ते हैं, आपने देखा कि इंटरनेट के थ्रू अपना यूट्यूब चला रहे हैं, तो आप एक तरीके से इंटरनेट का यूज़ करके ही तो आप अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। चाहे आप वो करते हैं, कोई नॉलेज लेना होता है, गूगल पे सर्च करते हैं, तो उसमें भी आपका इंटरनेट ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। तो यही चीज़ है कि छात्रों के लिए जो इंटरनेट है ना वो शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साधन है और स्कूल में पढ़ाई जा
रखने वाली जो सामग्री को फिर से सीखना या फिर से सीखने में भी क्या करता है, एक तरीके से हेल्प करता है। अगर आपको कुछ और उसके बारे में नॉलेज गेन करनी है तो ये इसके लिए भी आपके लिए क्या है, ये हेल्पफुल है। और शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट के कई फ़ायदे हैं। अब हम उन फ़ायदों को देखते हैं कि क्या 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 उसके प्रॉफिट हैं। जो इंटरनेट होता है वो लागत प्रभावी और वहनीय शिक्षा है। जैसे शिक्षा के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक उच्च लागत होती है। आपको पता है कि जो अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर शिक्षा ग्रहण करनी है और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पे करना हो तो आपके लिए कितना ज़्यादा एक तरीके से वो हो जाएगा, स्ट्रगल वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो परंतु जो इंटरनेट है वो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करता है। और ये आपको एक तरीके से इंटरनेट क्या है, आपको देख ही लें, जियो जब से आया जब से तो इंटरनेट बहुत सस्ता हो चुका है। इंटरनेट के लिए मतलब इंटरनेट एक तरीके से क्या हो गया है, कम लागत का होता जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, सतत विकास के स्तंभों में से भी एक है। जैसे यूट्यूब पे से आप पढ़ पाते हैं, वेब ट्यूटोरियल के माध्यम से भी शिक्षा प्रदान की जाती है, जो सभी के लिए क्या है, सस्ती और लागत प्रभावी है। कि ये सभी के लिए क्या पड़ जाती है, सस्ती पड़ रही है। आप देखते हैं कि आराम से आपका 300-400 रुपये में रिचार्ज हो जाता है, जिससे आप आसानी से कितनी भी क्लासेस ले पाते हैं। यूट्यूब से हो गई, चाहे वो वेब इंटरनेट ट्यूटोरियल से हो गई या किसी भी चीज़ से, इंटरनेट के थ्रू गूगल से हो गई। तो ये स्टेप से क्या है, ये आपका सस्ता माध्यम है। अब ऐसे ही जो इंटरनेट का यूज़ शिक्षा के क्षेत्र में एक ये भी है कि जो छात्र, शिक्षक और सहकर्मी के लिए बातचीत, मतलब जो इंटरनेट ने छात्रों को सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और शेयर फोरम की मदद से अपने शिक्षकों या अन्य के साथ, सहपाठियों के साथ लगातार संपर्क रहने की अनुमति दी है। कि इससे क्या होता है इंटरनेट के माध्यम से, कि जो छात्र होते हैं, आपको पता है कि जो आजकल व्हाट्सएप ये सब चलते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि जो माता पिता होते हैं वो भी एक तरीके से स्कूल में अपने बच्चों के प्रदर्शन के बारे में जान पाते हैं। और अगर टीचर्स से भी आपको कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू क्या कर पाते हैं, अपने टीचर से उस चीज़ की नॉलेज ले पाते हैं, या टीचर को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो भी दे पाते हैं। तो यही चीज़ है कि ये सब किस कारण से हो पाया, इंटरनेट के थ्रू ही हो पाया है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो ये चीज़ें भी नहीं हो पाती। और ऐसी जो इंटरनेट है वो शिक्षा के क्षेत्र में ये भी योगदान देता है कि वो प्रभावी शिक्षण और सीखने का उपकरण है। अब वो कैसे हैं, कि जो इंटरनेट है वो प्रभावी शिक्षण के लिए, सीखने के साथ साथ सीखने के उपकरण के लिए भी इंटरनेट एक प्रमुख उपकरण बन गया है। जैसे शिक्षक अपनी शिक्षण सामग्री, जो नोट्स एंड वीडियो को स्कूल की वेबसाइट या फोरम पर पोस्ट करके क्या करते हैं, एक शिक्षण उपकरण के रूप में भी उपयोग करते हैं। कि वो क्या करते हैं, जो उनकी जो शिक्षण सामग्री होती है, जो भी, चाहे वो वीडियोस हो गई, चाहे वो नोट्स हो गए, वो स्कूल की वेबसाइट पे क्या करते हैं, अपलोड कर देते हैं। और उससे क्या करते हैं, जो छात्र होते हैं वो आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। ऐसी जो ट्यूटोरियल वीडियोस और नोट्स के उपयोग से सीखने की प्रक्रिया क्या हो गई है, दिलचस्प और विविध हो जाती है। कि मतलब डिफरेंट टाइप की एक तरीके से टेक्नोलॉजी हो जाती है, तो उस कारण से लोग, जो छात्र होते हैं उनको भी इस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, वो उस चीज़ की ओर क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं। अब और जो शिक्षक होते हैं वो छात्रों को ध्यान आकर्षित करने के लिए किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशन के थ्रू पढ़ा सकते हैं, पावर पॉइंट स्लाइड्स के थ्रू या छवियों के। आपने देखा होगा, अगर आप आजकल अगर आप कोई भी वो करते हैं, क्लासेस लेते हैं, तो आपको पावर पॉइंट के जो मतलब एक तरह PDF के तौर पे देकर और फिर पढ़ाया जाता है, तो आपको एक तरीके से उसमें इंटरेस्ट आता है कंपेरिजन टू जो मतलब जो पहले की जो टेक्निक्स होते थे उनके। तो ये क्या करता है, जो इंटरनेट है वो आपको क्या करता है, आकर्षित करता है, दिलचस्प बनाकर जो स्टडीज़ को होता है इस टाइप से। तो और इंटरनेट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक आसान पहुंच पाता है। जो छात्र होते हैं यूट्यूब पर, जैसे आपको पता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक आसानी से पहुंच पाता है, कि जो आपके पास एक तरीके से बहुत अच्छी शिक्षा पहुंच पाते हैं। जैसे अब आपको यूट्यूब के थ्रू भी कितनी ज़्यादा नॉलेज गेन होती है। यूट्यूब से भी आप अपने मतलब शिक्षा से रिलेटेड जो भी आपको जो भी आपसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं उससे आप अपने आसानी से क्या कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। आप तक अच्छी क्वालिटी की जो एजुकेशन होती है वो पहुँच पाती है। तो ये किस कारण से हो पाया, कि ओनली इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट नहीं होता तो ना ही आप अलग अलग ऐप्स का यूज़ कर पाते और ना ही आपको वो शिक्षा ग्रहण हो पाती। तो यही चीज़ है, इसका ये भी यूज़ है। और जो इंटरनेट है वो आपको नवीनतम जानकारी से भी अपडेट कराने में भी हेल्प करता है। ये आपको हमेशा न्यू लेटेस्ट अपडेट देता रहता है। तो ये चीज़ में भी क्या करता है इंटरनेट, शैक्षिक के लिए आपके लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और ये मल्टीमीडिया के साथ सीखना भी, मतलब बहुत सारी जो मीडियाज़ होती हैं, मतलब मीडिया होती हैं, जितने भी ऐप्स होती हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स की जो ऐप्स होती हैं, उनका भी ये क्या करता है, एक तरीके से हेल्प करता है इंटरनेट आपकी इन चीज़ों के लिए। अब इस प्रकार आपने देखा कि जो इंटरनेट है वो लोगों के लिए क्या है, एक तरीके से वरदान है, जिसका उपयोग
क्या होता है पूरी दुनिया में किया जाता है। और इसका उपयोग अगर अच्छे उद्देश्य किया जाना चाहिए, मतलब आपको पता है कि अगर इंटरनेट का यूज़ एक तरीके से लोग अच्छे उद्देश्य से भी करते हैं और बुरे उद्देश्य के लिए भी करते हैं। तो अगर इसका यूज़ अच्छे उद्देश्य के लिए किया तो शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करने का ये बहुत, मतलब एक तरह बहुत प्रभावी माध्यम है। इससे जो छात्र लोग होते हैं वो क्या होते हैं और ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उनको एक तरीके से बहुत अच्छी एजुकेशनल, मतलब वो भी मिल पाता है, क्वालिटी से भरी हुई जो एजुकेशन होती है वो भी उन्हें प्रोवाइड हो पाती है। तो ये इस टाइप से आपकी क्या करता है, हेल्प करता है। तो आपने देख लिया कि जो टीवी हमने किस किस के बारे में पढ़ा, जो जनसंचार के जो माध्यम थे, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल माध्यम थे, उनमें हमने किस किस के बारे में पढ़ा। हमने टीवी के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा रेडियो के बारे में, रेडियो के बाद हमने पढ़ा जो आपके इंटरनेट थे उनके बारे में, और फिर इनके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था, एक और था ना, हमने किसके बारे में पढ़ा था, ये था आपका फिल्म्स के बारे में। हमने किसके बारे में पढ़ा था, फिल्म्स के बारे में। तो यही चीज़ थी जिसके हमने पढ़ा था। अब इसका हम कंक्लूजन आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया हमारे देश में लगभग सभी तक पहुंच गया है। जैसे कि आपको पता ही है कि इस टाइम पे हर किसी के घर में मान लो टीवी होता है। ऐसा कोई घर नहीं होगा, चाहे वो छोटा सा छोटा घर हो, चाहे वो बड़े से बड़ा, चाहे आपके पास एकदम छोटा टीवी हो, चाहे आपके पास बड़ा टीवी हो, परंतु टीवी सबके घरों में भी उपलब्ध होता है। तो यही चीज़ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो जनसंचार का जो माध्यम हो वो सबके घरों में पहुंच गया। और इसमें शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया है, कई संभावनाएं उत्पन्न की हैं। और इन मीडिया की सहायता से एक अच्छी गुणवत्ता एवं शैक्षिक कार्यक्रम देश के कोने कोने तक क्या हो पाया है, पहुंच पाया है। तो हमने इस लेक्चर में अब देख लिया हमने क्या क्या पढ़ा, आपको मैं एक बार डिस्कस कर दूं। तो हमने इसमें क्या क्या जाना था कि जो डिजिटल मीडिया वो क्या है, हमने क्या क्या देखा इसमें, डिजिटल मीडिया क्या है, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है वो देखा हमने, और फिर हमने ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया में देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक में डिजिटल मीडिया वो एक ही चीज़ है, मतलब एक तरीके से, परंतु इसको इस टाइम पे ये कहा जाता था, उस टाइम पे ये कहा जाता था। हमने इसके बारे में ये डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि जो जनसंचार के जितने भी माध्यम थे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, उनमें हमने रेडियो का शिक्षा में क्या महत्व है, फिर हमने जो टीवी था उसका शिक्षा में क्या महत्व है, और ऐसे ही आपका जो इंटरनेट था उसका शिक्षा में क्या महत्व है, और जो फिल्म्स थी उनका शिक्षा में क्या महत्व है, हमने इन सब चीज़ों के बारे में देखा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ शिक्षा के क्षेत्र में जो ये रेडियो है उसका क्या महत्व है इन सब चीज़ों के बारे में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आपको मेरे चैनल पर ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, किसी और के लिए नहीं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।